इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड और बीगेम मेथड इनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और साथ में ही आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इस टॉपिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक के अंदर आने वाले रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट इस कंसेप्ट को लर्न करेंगे और साथ साथ में आगे मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को भी लर्न करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट के मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, तो उसका नोटेशन क्या है, म्यू आर डैश, आर कोने में लिखा हुआ है ये म्यू नोटेशन और उसके साइड में पावर में डैश दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा नोटेशन किसका, रॉ मोमेंट का। उसका फॉर्मूला देखो इस तरीके से होगा, म्यू आर डैश इज इक्वल टू ई यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का ई लिखा है कैपिटल ई, ब्रैकेट के अंदर एक्स टू द पावर आर लिखा हुआ है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये तो कॉमन होगा, देखो ई ऑफ एक्स टू द पावर आर यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे भी ई एक्स टू द पावर आर लिखा हुआ है, ये दोनों केस में कॉमन लिखा हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है पीएमएफ, पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ, पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक के पहले ही दिन बता दिया था कि पीएमएफ और ये पीडीएफ के बीच का डिफरेंस बताया था। पीएमएफ के साथ जो रैंडम वेरिएबल आता है उसे कहा जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और पीडीएफ के साथ जो रैंडम वेरिएबल आता है उसे कहा जाता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, पीडीएफ पीएमएफ कैसे पहचानते हैं, अगर दिए हुए फंक्शन के अंदर पी आता है तो उसे पीएमएफ कहा जाएगा और दिए हुए फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स इस तरीके से फंक्शन दिखता है तो उसे कहा जाता है पीडीएफ। ठीक है, तो देखो कैलकुलेटेड फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू आर डैश फाइंड आउट करने के लिए इन केस ऑफ पीएमएफ और इन केस ऑफ पीडीएफ इस तरीके से होगा, समेशन पी आई एक्स आई टू द पावर आर। और यहाँ पर इन केस ऑफ पीडीएफ फॉर्मूला कैसे रहेगा, म्यू आर डैश कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस समेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एडिशन होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेट का मतलब भी क्या होता है, लिटरली एडिशन करना ही होता है। ठीक है, एक तरीके से इनडायरेक्टली एडिशन करना होता है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस लेकर इन्फिनिटी, ये वाले सारे लिमिट पे इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना मतलब क्या, मिलाना, तो एडिशन जैसा ही होता है। ठीक है, एक्जैक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एडिशन करने जैसा होता है। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जैसे लिया गया है और ये एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स की पावर आर है, उधर भी एक्स की पावर आर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोने में आई नहीं लिखा, आई का मतलब क्या होता था, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से आने वाला रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए, समेशन पी आई एक्स आई टू द पावर आर, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल एक्स टू द पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आगे लिखा हुआ है हमने अर्थ मोमेंट अबाउट वैल्यू ए। ठीक है, अबाउट द वैल्यू ए, ओरिजिन जब होता है तो अबाउट वैल्यू जीरो हो जाता है, लेकिन अबाउट अभी यहाँ पर ए वैल्यू ले रहे हैं, तो देखो फॉर्मूला सेम है, म्यू आर डैश नोटेशन सेम ही रहेगा, म्यू आर डैश इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस कुछ नहीं किया था जब जीरो था, ओरिजिन था। ठीक है, ओरिजिन पे वैल्यू जीरो लेनी थी, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू अबाउट द वैल्यू ए ली जा रही है, इसके कारण हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, ई ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर आर। ये सेम है नीचे वाले केस में भी, देखो ई ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर आर लिखा हुआ है, लेकिन पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए लिखा हुआ हम लोगों ने, पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसके अंदर पी आता है, तो सेम है, सिर्फ एक्स के साइड में हम लोगों ने माइनस ए देकर पावर में आर लिखा हुआ है, समेशन पी आई ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स आई माइनस ए ब्रैकेट क्लोज टू द पावर आर। इसके जैसे ही अगर हमें एक पता है तो हम लोग दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो समेशन का मतलब पीडीएफ के केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट रहेंगे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एक्स आई माइनस ए तो लिखेंगे पावर में आर करेंगे और ये पी आई किससे रिप्लेस हो जाता है, पीडीएफ के केस में एफ ऑफ एक्स से, तो देखो वहाँ पर किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पीडीएफ के केस में अर्थ मोमेंट अबाउट वैल्यू ए निकालने के लिए इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर पीडीएफ लिखा है, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसके साथ जो रैंडम वेरिएबल आता है उसे कहा जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग सिर्फ एटलीस्ट ये फॉर्मूले समझ लो, एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर एक आध प्रॉब्लम आ सकता है। इसके आगे और भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जब अर्थ मोमेंट अबाउट मीन निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो उसके फॉर्मूले मैंने पिछले वाले पेज पर लिखे हुए थे, वो फॉर्मूले आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, सेंट्रल मोमेंट अबाउट द मीन लिखा हुआ है तो उसका नोटेशन में डैश नहीं आता, सिंपली म्यू आर लिखना होता है। ठीक है, तो देखो म्यू आर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ए, पिछले केस में यहाँ पर ए लिखा था, लेकिन इंस्टेड ऑफ ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मीन, मीन का नोटेशन दैट इज एक्स बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, म्यू आर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स आई माइनस, इंस्टेड ऑफ ए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स बार टू द पावर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला पीएमएफ में कैसा हो जाएगा, ए की जगह पे सिर्फ एक्स बार लिखा हुआ है, समेशन पी आई ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर आर, ये लिखा हुआ है फॉर पीएमएफ। ठीक है, यही फॉर्मूला पीडीएफ के केस पे कैसे होगा, समेशन है तो वहाँ पर इंटीग्रल होगा विथ लिमिट माइनस इन्फिनिटी, पी आई की जगह वहाँ पे आता है एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स आ चुका है और ये वाला टर्म सेम रहता है, एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर आर डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन है तो लास्ट में डी एक्स आएगा, ये फॉर्मूला किसके लिए होगा,
पीडीएफ के केस में, पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अभी यहाँ पर आप लोग देख लो, नोटिस करो, ये बाद में याद रह जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। अगर नहीं भी रहते तो भी चलेगा, मेन काम क्या है आपका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो भी पहले फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस की है उनकी डायरेक्ट वैल्यू हमें किससे मिलती है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मिलती है, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखना ठीक से। अभी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अपना, ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और ये कंसेप्ट का भी पार्ट है, तो ये आपको आना चाहिए। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, MGF शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए लिखा है, यानी कि अबाउट पॉइंट ए लिखा है, तो वो क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एम लिखा, यहाँ पे सफिक्स से पुरुष में ए लिखा, ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन पी आई ई टू द पावर टी ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस ए लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा टू फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। ये पीएमएफ के केस में हो गया, पीएमएफ में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आता है, इतना याद रखो, ठीक है। यही फॉर्मूला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ पीडीएफ इस तरीके से होगा, समेशन की जगह पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स आई माइनस ए लिखोगे एज इट इज़, यहाँ पर पी आई की जगह पे क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये किसके लिए पढ़ा हम लोगों ने अभी, पीडीएफ के लिए पढ़ा, पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच कम्स विद अलॉन्ग विद कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लो आप लोग, ये फॉर्मूले हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब उसमें कनेक्ट करेंगे, अभी सिर्फ आप फॉर्मूले समझ लो, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का पीडीएफ के केस में और ये पीएमएफ के केस में फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, अबाउट पॉइंट ए या फिर अबाउट मीन या फिर अबाउट ओरिजिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, म्यू आर डैश इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट वाले की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अगर हमें मोमेंट निकालने हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक्सपांड कर देंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक्सपांड करने के बाद अगर इस तरीके का कोई हमें इस टी टू द पावर अपॉन आर फैक्टोरियल का अगर जो भी कोएफिशिएंट मिलता है वो क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर म्यू आर डैश का फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये HERE लिखा हुआ था, HERE। नीचे हमें म्यू आर डैश का ही दूसरे तरीके से फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो यहाँ पर मोमेंट्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स फ्रॉम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश, म्यू4 डैश, इस तरीके से होता है ना, वो सारे हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही मिलेंगे। कब, अगर जब हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेते हैं उसका अपने रिक्वायर्ड ऑर्डर वाइज डिराइव करके, तो ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, मोमेंट ये आर्थ मोमेंट, आर की वैल्यू 1 होगी तो आर्थ मोमेंट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्डर का। तो म्यू आर डैश क्या लिखा है, इज इक्वल टू डी टू द पावर आर अपॉन डी टी टू द पावर आर ब्रैकेट के अंदर एम ए ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू 0। आगे हमने लिखा है ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन लिखा हुआ है, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन मतलब देखो शुरुआत में अबाउट पॉइंट ए लिखते वक्त ये फॉर्मूला कैसे लिखा था, यहाँ पे ए लिखा था, एम ए ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन पी आई ई टू द पावर टी ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस ए लिखा था, लेकिन अबाउट ओरिजिन होने के कारण हम लोग ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर माइनस कुछ नहीं करना होगा, ये क्या हो जाएगा, एम 0 ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन पी आई ई टू द पावर टी एक्स आई, ठीक है। फॉर पी एम एफ केस में यहाँ पर समेशन पी आई दिख रहा है, यानी कि या फिर जस्ट पी आई दिख रहा है, पी जब दिखता है तो वो फंक्शन क्या होता है, पी एम एफ ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आता है। आगे ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का फॉर्मूला पीडीएफ के केस में देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स आई डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। पीडीएफ के साथ आएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लो, लास्ट के 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और शुरुआत में इसके पीछे जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्मूले लिखे थे वो वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम ब्रैकेट, यहाँ पे कोड में टी दिया हुआ है, ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है और कोड में टी दिया हुआ है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया ये, इक्वल टू 3/3 माइनस टी, ऑब्टेन मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है। मीन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर म्यू1 डैश होगा और स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूछा है। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। म्यू1 डैश क्या होगा, आर, तो यानी कि आर की वैल्यू 1 होने पर मिलने वाला मोमेंट होगा, म्यू2 डैश क्या होगा, आर की वैल्यू 2 होने पर मिलने वाला मोमेंट होगा, ठीक है। तो देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, या आंसर के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करो, हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये लिखा एम टी लिखा हमने, वो क्या है 3/3 माइनस टी है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लोगे तो आपको म्यू1 डैश मिल जाएगा, और इसी का अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू2 डैश मिल जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने पर हमें म्यू1 डैश और म्यू2 डैश मिलेगा, ये पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया था, वो पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर म्यू1 डैश
आर की वैल्यू 1 होगी तो म्यू वन डैश यानी कि मीन मिल जाएगा, आर की वैल्यू 2 होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू टू डैश। तो म्यू टू डैश और म्यू वन डैश मिलकर हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस निकल के बाद उसका पॉजिटिव स्क्वायर वैल्यू जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा म्यू आर डैश निकालने के लिए, और या फिर म्यू आर डैश निकालने के लिए दूसरा भी तरीका होता है। पहले हम लोग दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं और फिर क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ये वाले मेथड से भी मीन और वेरिएंस निकाल लेते हैं। ठीक है, वेरिएंस अगर आता है तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। इसको एक्सपांड कैसे कर सकता हूँ, ये एम्प्टी लिखा लेफ्ट साइड में, ये ऊपर का 3, ठीक है, ये न्यूमरेटर का 3 लिखा हमने। डिनोमिनेटर में से मैं 3 को कॉमन बाहर लेता हूँ, ये 3 आएगा बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, 1 माइनस टी के साथ 3 नहीं था तो यहाँ पे अपॉन में 3 लगा दिया। ठीक है, ऊपर ये 3 लिखा हुआ है, ये ऊपर का 3 और ये नीचे का 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो अपॉन में क्या बचेगा, 1 माइनस टी बाई 3, ये ब्रैकेट बचेगा। इस ब्रैकेट को अगर हम लोग ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर में तो कैसा हो जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन 3 हो जाएगा राउंड ब्रैकेट में, और उसके पावर में कितना होगा, -1। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एम ऑफ टी होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में मैंने फिर से ये एम टी लिखा, इज इक्वल टू किया 1 माइनस टी बाई 3 टू द पावर -1 है। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 1 प्लस टी बाई 3 लिखोगे प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी बाई 3 का होल स्क्वायर किया जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ठीक है, प्लस टी क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना होगा, प्लस या आगे अप टू इन्फिनिटी हमें आगे कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग देखो फॉर्मूले में एक जगह पे हमने क्या लिखा था, ये म्यू आर डैश। देखो ये म्यू आर डैश हम लोगों ने क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, टी टू द पावर आर, इस टी की पावर में आर मतलब, ठीक है, ये 1 पोजीशन वाला होगा ना, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू वन डैश निकालने के लिए मुझे क्या होगा, म्यू वन डैश निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला नोटिस करो आप लोग, म्यू वन डैश की बात कर रहा हूँ, तो वो म्यू वन डैश क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो इनका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से 1/3 दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हियर, ये पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सिंस म्यू आर डैश क्या होता है, म्यू आर डैश कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है अपने पास, टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है व्हेन आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो व्हेन आर इक्वल टू 1 होगा तो ये कैसा हो जाएगा, म्यू वन डैश होगा, आर की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ लिखा, टी टू द पावर आर की वैल्यू 1 है, पावर में 1 नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, सिर्फ तो टी का कोएफिशिएंट हमें क्या लेना है, यहाँ से क्या मिल रहा है, 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू वन डैश ही क्या होता है, मीन होता है, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1/3 मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि म्यू वन डैश का मतलब मीन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीन, दूसरा नोटेशन ये होता है ई ऑफ एक्स। ठीक है, वो होगा यहाँ पर म्यू वन डैश, कितना मिला हमें, 1/3। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, व्हेन आर की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा पीछे, म्यू टू डैश मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, म्यू टू डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर म्यू टू डैश ही रखता हूँ, ये म्यू टू डैश ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, म्यू टू डैश कैसे मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे, टी टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूले के हिसाब से आर की जगह पे 2 आएगा ना, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा वो, उसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या मिल जाएगा, हमें म्यू टू डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से पीछे म्यू टू डैश ही रखते हैं। ये वाले सीरीज को देखो, ये वाले सीरीज के अंदर म्यू टू टी स्क्वायर तो है, टी स्क्वायर है, लेकिन अपॉन में 2 फैक्टोरियल नहीं है। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 1, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल है नहीं, हमें लाना है, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा 2 बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो देखो ये एक्स्ट्रा 2 मैंने बैलेंस किया, अपॉन में 9 था, ये टी स्क्वायर है, लेकिन अपॉन में 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 होता है, तो ये 2 फैक्टोरियल हमने एक्स्ट्रा लिया, ये 2 बैलेंस ही हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को कोएफिशिएंट क्या देगा हमें, म्यू टू डैश, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर से देखो आर की वैल्यू हमने कितनी ली यहाँ पर, व्हेन आर इक्वल टू 2, तो यहाँ पे म्यू टू डैश लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, तो आर की जगह पर 2 ले थे, पर ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पर, उसका कोएफिशिएंट हमें क्या देगा, म्यू टू डैश देगा। ठीक है, तो नीचे देखो म्यू टू डैश लिखा हुआ है, टी स्क्वायर अपॉन 9 ही दिख रहा है ना, अपॉन 9 नहीं होना चाहिए था, अपॉन क्या होना चाहिए था, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 इंटू 1, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल दिखने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल लिख दिया था, लेकिन 2 इंटू 1 ये एक्स्ट्रा लिया था ना, तो बैलेंस करने के लिए 2 ऊपर लिखा और नीचे का n हम लोगों ने साइड में लिखा। ठीक है, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ से, 2/9। इसी का मतलब म्यू टू डैश वैल्यू कितनी है आपके पास, देयरफॉर म्यू टू डैश आपको कितना मिलेगा, 2/9। इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं। ठीक है, ये म्यू टू डैश आ गया,
इसके पहले हमें म्यू वन डैश आ चुका है विच इज़ मीन, ठीक है, मीन की वैल्यू हमें मिली 1/3, ठीक है। इसके बाद हमें पूछा था क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वेरिएंस निकालना होगा। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंस लिखा, सिंस वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो μ2 डैश हमें मिला था 2/9 माइनस μ1 डैश मिला था 1/3 का होल स्क्वायर। तो 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1/9, 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, उसके पहले का माइनस साइन, 2/9 माइनस 1/9, तो ये कितना मिलेगा हमें, 1/9 मिलेगा। ये तो मिला हमें वेरिएंस मिला, लेकिन क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा गया था। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, वेरिएंस का एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 1/9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट वैल्यू जो भी आएगा वो है अपना फाइनल आंसर फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए S.dv लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, एक्स रैंडम वेरिएबल वाला, ठीक है, या फिर सिग्मा एक्स भी लिखा तो भी चलेगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वेरिएंस का नोटेशन होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वेरिएंस का नोटेशन, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी कि सिर्फ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हटा देना है, ये सिग्मा एक्स लिखा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉजिटिव 1/3, ठीक है, यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन हमें सेम ही वैल्यू का मिला, दैट इज 1/3, ठीक है। इधर ही अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी देखो फॉर्मूला में क्या लिखा था, जैसे कि पहले म्यू आर डैश यहाँ से भी मिलता है ना, अगर हमारे पास मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डिराइव करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू आर डैश मिल जाएगा। टी की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्रॉस चेक करके देखते हैं, ठीक है। एम ए ऑफ टी कितना था अपने पास, 3/3 माइनस टी था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन एम टी लिखा, ठीक है, वो क्या है 3/3 माइनस टी है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना था, डी/dt लिखा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ एम टी, यहाँ पे क्या होगा d/dr होगा 3/3 माइनस टी, ठीक है। ऊपर वाला 3 तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट साइड में लिया तो ये क्या बचेगा, d/dr बचेगा, 1/3 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एज इट इज़, ठीक, बाहर का 1/x, ये नीचे वाला पार्ट x की जगह पे आया हुआ है, 1/x का डिराइव क्या होता है, -1/x², लेकिन x की जगह पे क्या आया हुआ दिख रहा है, 3 माइनस टी का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, डॉट, उसके बाद जो x की जगह पे आता है ना उसका फर्दर डिराइव होता है, तो 3 का डिराइव 0 और माइनस टी का डिराइव क्या होगा, -1, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ऊपर हमने लिखा 3 लिखा, 3 माइनस टी का होल स्क्वायर करना है, लेकिन ऐसा करते हो टी की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 0 लेनी होती है, ठीक है। वो देखो फॉर्मूले में दिया हुआ था, टी की वैल्यू क्या लेनी होती है, हमें 0 लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर टी की वैल्यू 0 लेता हूँ, 3 माइनस 0 3 बचेगा, उसका स्क्वायर करते हो तो कितना होगा, 9 होगा, और ये ऊपर का 3 था, 3/9 होता है कितना है, 1/9, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सेम ही आंसर मिला ना, d/dt एम ऑफ टी। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ था, म्यू आर डैश, आर कितना लिया था 1, ठीक है, आर 1 लिया था ना, फर्स्ट ऑर्डर डिराइव कर देता, तो म्यू 1 डैश कितना मिलता है हमें, 1/3 मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग इसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से μ2 डैश मिल जाएगा, μ2 डैश मिलने के बाद μ2 डैश और μ1 डैश मिलाकर हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं, और वेरिएंस निकालने के बाद उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाना जैसा होता है, ठीक है। तो दूसरा वाला मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, पहला वाला क्रॉस चेक किया, तो आपको पैटर्न तो समझ में आ गया कि 2 तरीके से हम लोग म्यू आर डैश निकाल सकते हैं, ठीक है। मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन के साथ मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन एक्सपांड कर या फिर उसका डिराइव कर, ठीक है। इसके बाद अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, डेंसिटी फंक्शन बोला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर p नहीं दिखाई देगा, p की जगह पे f ऑफ x दिखाई देगा, जो कि दिख रहा है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ये स्प्लिट फंक्शन है, 0 अदरवाइज एक जगह पे इन्फॉर्मेशन दिया है, 0 अदरवाइज भी होता है या फिर एल्सवेयर होता है, यहाँ पर एल्सवेयर मेंशन किया है, ठीक है। और फंक्शन है k डॉट e⁻−kx, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और k की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। फाइंड mgf पूछा गया है, mgf निकालो, हेंस मीन एंड वेरिएंस भी निकालो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, mgf निकालना है। अगर हमारे पास mgf आ जाता है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइव करने पर हमें क्या मिल जाएगा, मीन, यानी कि μ1 डैश मिलेगा, और उसी का सेकंड ऑर्डर डिराइव करने पर हमें क्या मिल जाएगा, μ2 डैश, ठीक है। μ2 डैश और μ1 डैश से हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं, जो कि हमें आगे पूछा हुआ है, ठीक है। तो या फिर इसको मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन आने के बाद उसका एक्सपांशन करने पर कोएफिशिएंट ऑफ t⁻r/r फैक्टोरियल नोट करने पर भी हमें म्यू आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर का हमें मोमेंट चाहिए उस ऑर्डर का मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने पर हमें ये समझ में आता है कि गिवन क्वेश्चन ये PDF का है, PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है।
तो उस केस में मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था चेक कर लो। और जब भी हमें मोमेंट जेनेटिक फंक्शन फाइंड आउट करना होता है दिए हुए गिवन डेटा से, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मोमेंट जेनेटिक फंक्शन अबाउट ओरिजिन ही फाइंड आउट किया करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का फॉर्मूला अबाउट ए क्या लिखा हुआ था, देखो एम ए ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन पी आई ई टू पावर टी एक्स आई माइनस ए। ये अबाउट ए के लिए था पी एम के केस में। यही फॉर्मूला पी डी एफ के केस में क्या हो जाता है, देखो एम ए ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर टी एक्स आई माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन हम लोग इसे बाय डिफॉल्ट अबाउट ओरिजिन निकाला करेंगे, तो इसका मतलब ये एक की जगह पे मुझे क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। और ये नीचे वाले केस में क्यों, क्योंकि दिया हुआ फंक्शन कैसा है, पीडीएफ का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एम जी एफ इन केस ऑफ पीडीएफ क्या दिया था अबाउट ओरिजिन, एम जीरो ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स आई डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ये क्या हो रहेगा, एक्स का लिमिट रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स कैसा दिया हुआ हमें, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब लोअर लिमिट क्या लिखोगे, 0, और 0 टू इन्फिनिटी आएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इन दिस केस, या फिर हियर लिखेंगे हम लोग, हियर एम जीरो ऑफ टी। ठीक है, एम जीरो ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी होगा, ई टू द पावर टी एक्स लिखा, डॉट क्या लिखना था हमें यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना था। ये बाय फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने। ठीक है, एम जीरो ऑफ टी फिर से मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का ये लिखा, लोअर लिमिट कितना आएगा आपका, 0 आएगा, और अपर लिमिट कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ई टू द पावर टी एक्स तो होगा ये एज इट इज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिख रहा है, के की वैल्यू, मतलब के डॉट ई टू द पावर माइनस के एक्स लिखना है, के डॉट ई टू द पावर माइनस के एक्स लिखना है, लास्ट में क्या लिखोगे, डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर के इज द कांस्टेंट, तो के कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन आगे आएगा, इंटीग्रेशन क्या आगे आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट रहेंगे, ई और ई बेस सेम को तो क्या होता है, पावर का एडिशन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई टू द पावर टी माइनस के, एक ब्रैकेट पे लिखा, ब्रैकेट के बाहर आएगा एक्स, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, एम जीरो ऑफ टी था, इतना याद रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करने से पहले मैं ई के पावर में जो टी माइनस के दिख रहा है ना, वहाँ से मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ। ये बाहर का क्या एज इट इज, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखा, ई के पावर में क्या दिख रहा है, टी माइनस के, उसके बाहर एक्स है ना, तो ये माइनस साइन बाहर निकाला, अंदर क्या रखा, के माइनस टी लिखा, और उसके बाहर का ये एक्स, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये डी एक्स। ठीक है, ये के है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये के बाहर का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ई टू द पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स साथ में ये कांस्टेंट है, के माइनस टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई टू द पावर माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, के माइनस टी, यहाँ पे आएगा एक्स। ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, लेकिन उसके बाद ई की पावर में जो भी होता है ना, उसका भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा वो। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, माइनस के माइनस टी बचेगा। ठीक है, ये के माइनस टी लिखा, इंटीग्रेशन हो चुका, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का इन्फिनिटी वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स की जगह पे हमें अपर लिमिट का वैल्यू लेके आना है इन्फिनिटी, फिर माइनस देकर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आना है, दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये के बाहर ही रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक्स की जगह पे इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो ये अपर लिमिट आया हमारे पास 0, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद फिर से ब्रैकेट। अभी ई की जगह पे, सॉरी एक्स की जगह पे क्या लेके आएंगे, 0, एक्स की जगह पे 0 लेके आने पर एनीथिंग इज टू 0 क्या होता है, 1, तो ये क्या बच जाएगा, 1, अपॉन में क्या आएगा, माइनस ऑफ के माइनस टी आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस, तो वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पर, के अपॉन के माइनस टी, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या आइए, एम जीरो ऑफ टी है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन मिल गया। ठीक है, इसी का अगर आप लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, म्यू1 डैश यानी कि मीन मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, इसको एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा, ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन हो गया। इसके बाद आगे मैं क्या करूँगा, सिंस लिखा मैंने, पीछे क्या लिखा, फिर से एम जीरो ऑफ टी लिखा। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन हम लोग हमेशा अबाउट ओरिजिन लिखा करेंगे बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। ठीक है, ये ऊपर का के, डिनोमिनेटर्स में के को कॉमन बाहर ले रहा हूँ, के को कॉमन बाहर लेने पर ये के बाहर आ गया, इधर 1, इधर क्या होगा, टी बाय के हो जाएगा। ठीक है, टी बाय के ब्रैकेट के अंदर लिखा, ऊपर का के या नीचे का के, ब्रैकेट के बाहर वाला के कैंसिल हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट है ऊपर लिखने पर क्या हो जाएगा, पावर में -1 आ जाएगा उसकी, 1 माइनस टी बाय के, इसके पावर में क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, m0 ऑफ टी है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, 1 माइनस 3/t था,
ठीक है, t/3 था, t/3, ठीक है। लेकिन उसके केस में मैंने उसका डायरेक्टली एक्सपेंशन किया था, वो किस फॉर्मूले से आता वो फॉर्मूला मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो अभी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 1 - x⁻⁻1, ठीक है। अगर इस तरीके का टर्म होता है तो उसका एक्सपेंशन यहाँ इस तरीके से आएगा, 1 + x + x² + x³, ठीक है, + x⁴ प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था इसी तरह के केस में। 1 - t/3 था वहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है, 1 - t/k। तो 1 - t/k, और ये x की जैसे x की जगह पे क्या आया हुआ दिख रहा है आपको, t/k, तो +1 + t/k + t/k का होल स्क्वायर + t/k का होल क्यूब, इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना होगा ये वाले टर्म को, ठीक है। तो देयरफॉर पीछे क्या लिखा, m0 लिख दिया, इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन होगा तो 1 + t/k आएगा पहले तो, प्लस t² k, ये k² हो जाएगा, प्लस t³ k³ हो जाएगा, ठीक है। प्लस आगे ये अप टू हमें इन्फिनिटी दिखा देना है, वो ये डॉटेड आपको कंपल्सरी दिखानी होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं फॉर्मूला मेंशन करूँगा, सिंस μr', ठीक है। क्या लिखा, सिंस μr' क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, t⁻r/r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, देयरफॉर व्हेन लिख लेता हूँ, व्हेन r की वैल्यू 1, अगर r की वैल्यू 1 होगी तो पीछे क्या होगा, μ1' होगा, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे, t⁻1/1 फैक्टोरियल, यानी कि t का ही कोएफिशिएंट। तो t का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, देखो μ1' इज इक्वल टू, t का कोएफिशिएंट आपको सीधा सीधा मिल रहा है यहाँ से 1/k, ठीक है। तो ये μ1' आपको मिल गया, यानी कि मीन की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर। अभी लिख लेंगे व्हेन r = 2, यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन r = 2। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर μ2' लिखना होगा, μ2' इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्मूला तो पहले ही मेंशन किया था ना, जनरल फॉर्मूला, देखो इधर जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन किया था, व्हेन r = 2 ले रहा हूँ, μ2' कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ से क्या लिखोगे, t² फैक्टोरियल करोगे, ठीक है। t² के नीचे 2 फैक्टोरियल होना ही चाहिए। तो यहाँ पर t² तो है लेकिन 2 फैक्टोरियल है क्या, नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, ठीक है। और तो ऊपर 2, यहाँ पर नीचे 2 फैक्टोरियल लिखने के कारण ऊपर 2 हमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये कैसे कर देंगे हम लोग, μ2' इज इक्वल टू, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ क्या करना होगा, ये लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, यहाँ पे क्या किया, 2 लिखा, नीचे का k², यहाँ पे क्या होगा t² और नीचे ये 2 फैक्टोरियल एडजस्ट किया हुआ, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इस तरीके से लिखना होगा इधर, यहाँ पर मेरे वर्ड्स होने चाहिए थे कोएफिशिएंट ऑफ, ये कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। μ2' किया, इज इक्वल टू किया, कोएफिशिएंट ऑफ फिर से लिखा, क्या होगा ये 2/k² डॉट t²/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देयरफॉर μ2' की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2/k² हो जाएगी, ठीक है। इतना देखो, यहाँ से हमें μ2' मिल चुका है, इससे पहले हमें μ1' मिल चुका, तो इसके आगे हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं, वही क्वेश्चन में पूछा था। तो आगे देखो वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर लिखा, ये वेरिएंस लिख रहा हूँ मैं, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस के लिए सिर्फ VAR ऑफ x लिखता तो भी चलता था, μ2' माइनस μ1' का होल स्क्वायर, ठीक है। तो μ2' वैल्यू कितनी है आपके पास, 2/k² माइनस ये वैल्यू कितनी थी μ1' की, 1/k, तो 1/k का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट साइड में होगा 2/k² माइनस 1/k², तो फाइनल आंसर कितना होता है, 1/k², ठीक है। तो वेरिएंस कितना मिला हमें, 1/k² मिला, जिसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, VAR ऑफ x मतलब वेरिएंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द MGF यानी कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल होज PMF इज, देखिए इस केस में PMF दिया हुआ है, पिछले केस में PDF दिया हुआ था, होज PMF इज P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, ये स्मॉल x बदलने वाला रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हुई है, 1/2 टू द पावर x, x इज द रैंडम वेरिएबल, ये वैल्यू वाला, इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर, इनके अलावा जो भी वैल्यू होगी उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। हेंस फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ x, ये लास्ट में लिखा हुआ है। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि PMF के केस में रैंडम वेरिएबल मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, HE पहले लिख लेता हूँ, हियर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन बाय डिफॉल्ट हम लोग ओरिजिन ही निकाला करेंगे, तो m0 ऑफ t लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूले वाइज से क्या आएगा, समेशन PI e⁻t x आएगा, ठीक है, EX आएगा। यहाँ पर समेशन कर देंगे फिर से, प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है उन्होंने, 1/2
2 to the power x, ठीक है। तो 1/2 लिखा, 2 to the power x कर दिया। साइड में क्या करूँगा, ये फॉर्मूले से आने वाला e⁻t, और पावर में क्या लिखा हुआ, ये x लिखा हुआ, यहाँ पे क्या करोगे dx कर दोगे, ठीक है। फिर से समेशन लिखा, 1 के पावर में कुछ भी करो क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 to the power x करने पर ये क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, और नीचे 2 to the power x हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा, 1 के पावर में x अप्लाई करने पर ये 1 रहेगा, नीचे 2 के पावर में x दिखाई देगा, ठीक है। डॉट e to the power क्या लिखा हुआ, ये t के साथ x लिखा हुआ है पावर में। ऊपर e की पावर में क्या है, tx है, और नीचे 2 के पावर में x है। तो यहाँ पर x ये टर्म कॉमन है, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, e to the power t न्यूमरेटर अपॉन 2, ये दोनों को कॉमन पावर क्या थी, x थी, तो वो x लिखा, लास्ट में क्या लिखूंगा मैं dx, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एडिशन, यानी कि एक एक ऐड करते जाना है। जब x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरीके से। तो x की वैल्यू 1 होने पर ये पहला टर्म हमें मिलेगा e to the power t/2। अभी x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, 2 ले रहे हैं, तो दूसरा टर्म क्या बनेगा, e to the power t अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो ये टर्म क्या बनेगा, e to the power t अपॉन, ये 2 तो रहेगा, लेकिन पावर में क्या रहेगा 3 हो जाएगा, प्लस ये अप टू जाने वाला है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी दिखा दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं हम लोग अबाउट ओरिजिन, तो m0 लिखा। फिर से लेफ्ट साइड में मैं m0 निकाल दे रहा हूँ। यहाँ से इक्वल टू के राइट साइड वाले पार्ट से मैं किससे कॉमन बाहर ले सकता हूँ, e to the power t/2 का एज अ कॉमन बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये टर्म बाहर हो चुका, तो इधर 1, ये सेम टर्म 2 बार था, तो एक बार यहाँ पे बचेगा, तो e to the power t/2 लिख दूंगा मैं, प्लस ये सेम टर्म 3 बार था, 3 में से एक बार बाहर ले चुका, तो इधर क्या बचेगा, 2 टाइम्स बचेगा, e to the power t/2 to the power 2 होगा, ठीक है। प्लस इसी तरीके से ये आगे अप टू इन्फिनिटी रहेगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर का टर्म आएगा, एज इट इज लिख देंगे हम लोग e to the power t अपॉन 2, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म कैसे है, जीपी में, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, सेकंड टर्म दिख रहा है e to the power t/2, उसका थर्ड टर्म दिख रहा है आपको e to the power t/2 का होल स्क्वायर। जीपी में क्यों, क्योंकि देखो नेक्स्ट वाले कब ये एलिमेंट को, ठीक है, अगर हम लोग उसके पहले वाले से डिवाइड कर देते तो रेशियो सेम ही आता है। e to the power t/2 होल स्क्वायर को अगर उसके पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड कर दे तो, ठीक है, क्या मिलेगा, e to the power t/2 मिलेगा। इसको अगर 1 से डिवाइड कर दो तो e to the power t/2 ही मिलेगा, ठीक है। e to the power t की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, अपॉन 2 करने पर वो वैल्यू कैसे होगी, लेस देन 0 आ जाएगी, ठीक है। टी की वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है, यानी कि रेशियो अगर लेस देन 1 होता है, सॉरी 0 का, अगर ये रेशियो अगर लेस देन 1 होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का ऊपर ए लिखा जाता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ, इफ़ लिखा मैंने, इफ़ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू आर इन जीपी लिखा, ये रफ बता रहा हूँ, आर इन जीपी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो 1 आएगा ऊपर, नीचे क्या लिखूंगा, 1 माइनस ए लिखूंगा, ठीक है। रेशियो ए को 1 से डिवाइड करने पर ए आएगा, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करने पर ए आएगा, ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करने पर ए आएगा, ठीक है। तो ये होगा जीपी का समेशन का फॉर्मूला, समेशन मतलब एडिशन। तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, एडिशन ही दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, 1 माइनस क्या किया जाता है, रेशियो किया जाता है। रेशियो कितना होगा, e to the power t/2 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे, 2 माइनस e to the power t अपॉन 2 होगा, जो अपॉन का 2 होगा उसको मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है। तो देखो बाहर तो ये e to the power t/2 रहेगा, ठीक है। अपॉन में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो साइड में क्या बचा, 2 माइनस e to the power t बचा, अपॉन का 2 था उसको मैं ऊपर लेके गया, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में क्या था, m0 था, ये मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन हमें मिल रहा है। फिर से लिखा, ये मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन m0, 2 कैंसिल, e to the power t अपॉन 2 माइनस e to the power t, ये मिला हमारा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, μ1 डैश मिल जाएगा। वैसे ही लिख लेता हूँ, सिंस μr डैश, ठीक है, μr डैश का हुआ करता था d to the power r अपॉन d to the power r, ब्रैकेट के अंदर m0 ऑफ t, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लास्ट में क्या लिखा है, t इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें μ1 डैश मिल जाएगा व्हेन r इक्वल टू 1, ठीक है। तो वैसे इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर देयरफॉर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर μ1 डैश लिखा, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट d/dt लिखा, किसका करना हमें, m0 और m0 क्या है आपके पास, e to the power t अपॉन 2 माइनस e to the power t है, ठीक है। इसका u अपॉन v रूल अप्लाई करना होगा, t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं और लास्ट में t इक्वल टू हमें 0 भी लेना है, समझो। तो ये μ1 डैश किया इज इक्वल टू u/v रूल क्या होता है, ये पहले तो सेंटर लाइन लगा दी, ठीक है। u/v रूल क्या होगा, पहले v स्क्वायर अपॉन में आता है, तो 2
माइनस ई टू द पावर टी का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। फिर वी से ही शुरुआत करनी होती है, 2 माइनस ई टू द पावर टी लिखा वी, और उसके बाद यू वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन तो इट सेल्फ होगा, फिर माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट, फिर यू वाला पार्ट लिखना होता है और नीचे वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो 2 का डिवाइड 0, यहाँ पर फिर माइनस आएगा और ई टू द पावर टी एज इट इज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद ये μ1 डैश लिखा, फिर से ये अपॉन का सेंटर लाइन डाला, 2 माइनस ई टू द पावर टी ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये ई टू द पावर टी अंदर मल्टीपल करके देखो, 2 इंटू ई टू द पावर टी हो जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर टी, ये माइनस ई पावर में कितना होगा 2t हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन, माइनस माइनस प्लस ई के पावर में 2t हो जाएगा, ये प्लस माइनस सेम टर्म कैंसल। तो μ1 डैश क्या रहेगा आपके पास 2 डॉट ई टू द पावर टी अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस ई टू द पावर टी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये लिखा हमने, इसको नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, टी की वैल्यू 0 ले लोगे, ठीक है। पुट टी इक्वल टू 0 इन 1, तो आपको क्या मिलेगा μ1 डैश मिल जाएगा। μ1 डैश देखो कितना मिलता है फिर टी की वैल्यू 0 लेने पर, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, ठीक है। तो ये ऊपर 2 बचेगा, नीचे एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो नीचे क्या बचेगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा, ऊपर मिला हुआ 2, तो 2/4 कितना आएगा 1/2, तो μ1 डैश हमें कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है वो इसी का फिर से डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिल जाएगा μ2 डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन आया हुआ है उसी का फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू हाफ जो आई है वो रॉन्ग है, वो वैल्यू 2 होगी, कैसे देखो, टी की जगह पे क्या ले रहे हैं 0, ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो ऊपर से क्या बचेगा 2, यहाँ पर ई के पावर में क्या हो जाएगा 0, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होता है, तो ऊपर वाला ही वैल्यू होगा ना ये, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने ये 0 कंसिडर किया था तो इसके कारण ये आंसर रॉन्ग आया था, ठीक है। तो आंसर ये करेक्ट कर दिया मैंने अभी आपको, ऊपर कितना होगा 2 होगा, नीचे 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर कितना बनता है, यहाँ से 2 बनता है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एन लिखा, ये μ2 डैश कर दिया, μ2 डैश मतलब क्या करोगे d/dt किसका, जो इक्वेशन नंबर 1 से मिला था ना डिफरेंशिएशन, उसी का फिर से d/dt किया जा रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर एक ही बार d/dt क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आ चुका था, ठीक है। तो इसके कारण एक ही बार डिफरेंशिएशन लिखा यहाँ पर, 2 ई टू द पावर टी अपॉन में क्या होगा 2 माइनस ई टू द पावर टी का होल स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पर एक बड़ा सा सेंटर लाइन लिख लेता हूँ, अपॉन वाले टर्म का पहले हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 2 माइनस ई टू द पावर टी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करने पर वो कितना हो जाएगा पावर में 4 हो जाएगा। वी से ही शुरुआत करनी होती है, तो वी से शुरुआत करेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर 2 लिखेंगे, 2 माइनस ई टू द पावर टी का होल स्क्वायर, ये वी लिख दिया, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये 2 डॉट ई टू द पावर टी होगा, फिर माइनस माइनस का ब्रैकेट, ये वी वाला टर्म यू वाला टर्म लिख देना है, 2 डॉट ई टू द पावर टी ये लिखा, ठीक है। अभी नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, पहले तो 2 आएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 माइनस ई टू द पावर टी आएगा और लास्ट में ये माइनस ई टू द पावर टी आएगा, ठीक है, माइनस ई टू द पावर टी आएगा, ये हो गया डिवाइड करते हुए। लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पर μ2 डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से μ2 डैश लिखा। अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर पुट, इधर ही लिख लेता हूँ पुट टी इज इक्वल टू 0, अगर यहीं पे टी इक्वल टू 0 लिख लेते तो आधा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर में 0 ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 2, ई की पावर में 0 ये हो गया 1, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से क्या बचा सिर्फ 2 बचा, ठीक है। ये 2 लिखा, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन और ये लास्ट वाला माइनस साइन हम लोगों ने कर दिया उसको प्लस, ठीक है, ये प्लस कर दिया। ध्यान दो ई की पावर में 0 है तो ये कितना होगा 1, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 के साइड में ये ई की पावर में कितना है 0, ई की पावर में 0 यानी कि 1, 2 माइनस 1 1, इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1 है, ये बाहर के 2 टू द 4 बन गए, ठीक है। ई की पावर में 0 है वो भी 1 हो गया, ये माइनस साइन क्या बन गया था प्लस बन गया था, तो यहाँ से कितना मिला 2 टू जा 4 मिला, ये न्यूमरेटर कर दिया हम लोगों ने। इधर ध्यान दो ई की पावर में 0 कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1, 1 का पावर 4 1 ही होता है, तो ये μ2 डैश हमें कितना मिला यहाँ से 6 मिला है, ठीक है। तो देयरफॉर इसके आगे वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, देखो μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, आगे कितना लिखूंगा मैं 6 माइनस μ1 डैश कितना मिला था 2 मिला था ना, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 आंसर कितना आएगा हमें 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
देखो ऊपर घाई में म्यू1 डैश कैलकुलेट करते वक्त मिस्टेक हो गया था, उसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, दैट इज 2। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर 2-3 प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। किसी कंसेप्ट में कहीं पर डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना। ठीक है, आप लोग किस कॉलेज से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।